और चलिए सीधी तस्वीर दिखाते हैं आपको। विधानसभा में जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्यवाही। माननीय सदस्य, आपका सारा साथी आसन पर है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सबसे पहला सवाल बिरिंची नारायण जी का है। बिरिंची नारायण जी का है। आप लोग अपने आसन पर जाएं। आप लोग अपने आसन पर जाएं। आप आसन से सूचना दे। आसन से सूचना दे। आसन से देना। आसन से यह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आसन से। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय सदस्य, पहला सवाल बिरिंची नारायण जी का है। आप अपने आसन पर जाकर के सवाल पूछे तो। माननीय सदस्य, आसन पर जाएं। आप लोग आसन पर चलो। आसन से सूचना दे, हम आपको सूचना लेंगे। आप आसन पर जाएं। आसन से सूचना दे, हम लेंगे आपका सूचना। रणधीर कुमार, माननीय सदस्य रणधीर कुमार, सब साथी चले गए आपका। आप भी चलिए, सब साथी चले गए। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी, प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। इस शून्यकाल के दरमियान अंबा प्रसाद जो सदस्य हैं इस विधानसभा की, कहाँ गई? नहीं है। अंबा प्रसाद जी शून्यकाल के दरमियान मेरा आग्रह है कि आप इनकी बात को सुन लीजिए महोदय। इनकी बात को सुन लीजिए महोदय। आप बैठिए, आसन से अपना सूचना दीजिए। अपना सूचना आसन से दीजिए। क्या बता रहे थे बिरिंची जी? क्या सूचना था आपका सूचना? महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो अंबा प्रसाद जी ने कहा, मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही महोदय कि देवघर की जो घटना, अगर अंबा प्रसाद अगर अपमानित हो रही है महोदय, तो सिर्फ अंबा प्रसाद का अपमान नहीं है, ये सारे सदस्यों का अपमान है महोदय। इसको गंभीरता से आसन को लेना चाहिए। दूसरी बात कि मंदिर जो प्रबंधन कमेटी है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल से एक बैठक तक नहीं की महोदय मंदिर प्रबंधन समिति की। बाबा मंदिर प्रबंधन श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री होते हैं महोदय। तो जो अव्यवस्था का वहाँ आलम है, ये बहुत ही दुखद जो इनके साथ अंबा जी का सूचना है। इनकी बात सुन लीजिए महोदय। अंबा जी की क्या सूचना है? कल शिवरात्रि का महापर्व था अध्यक्ष महोदय। वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन देवघर के मंदिर से हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हमें अव्यवस्था देखने को मिला। महिलाओं के ऊपर कुचला जा रहा था, उनकी साड़ी फंस जा रही थी भीड़ में। एक महिला थी जिसके ऊपर कोई चढ़ गए थे तो वो एकदम सांस नहीं ले पा रही थी अध्यक्ष महोदय, और उनके साथ भी बहुत बुरे से पेश आया जा रहा था। सारे मीडिया विटनेस है इस बात के, और हमसे मीडिया वाले लोग आके पूछ रहे थे कि ये व्यवस्था कैसी है। तो हम एसडीओ साहब को बुलाए कि एसडीओ साहब को बाहर बुलाइए। पास में ही उनका ऑफिस था अध्यक्ष महोदय, तो वो आने से मना कर दिया अध्यक्ष महोदय। हमको उल्टा बुलाए, बोले कि मैडम को बोलिए कि वो बोलने दीजिए। रणधीर जी बोलने दीजिए। माननीय पीड़िता विधायक है। रणधीर जी माननीय पीड़िता विधायक है, महिला है, और बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि बाबा मंदिर आपके जिला में अवस्थित है। बोलिए, हो गया आपका सूचना? हमने एसडीओ साहब को बुलाया, वहाँ का जो व्यवस्था था इतना खराब उसको दिखाने के लिए। तो एसडीओ साहब वहाँ के जो दिनेश यादव जी हैं, आईएएस हैं,
उनको बहुत घमंड है, वो बोले कि हम नहीं आएंगे, उनको बोलिए यहीं पे आके हमसे बात करने के लिए। तो हम गए और उसके बाद उनका अभिवादन किया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उल्टा हमको बोला कि आप और वो आपके साथ एक ही जाएगा, बाकी सब बोलिए कि अपना पास लेके लाइन में लगे। माननीय मंत्री जी एक्शन लीजिए इस पर। अध्यक्ष माननीय महोदय, मंत्री जी एक्शन लीजिए, ये लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक्शन लीजिए इस पर। निश्चित तौर पर 3 हो दिन गया। के अंदर इसका रिपोर्ट लेकर जो भी दोषी पदाधिकारी और कौन इसमें इन्वॉल्व था उसे चिन्हित करके उसके बाद कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अब बिरंची जी, अब सवाल हो गया, अब हो गया आसन से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछिए। माननीय हो गया। अब आप मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, के पास हम गए तो वहाँ के जो महाप्रबंधक है वो आके बोलते आप अपना काम कीजिए, हम भी विधायक बन सकते हैं। तो हम बोले हम यहाँ पे भक्त की तरह यहाँ पे आए हैं, विधायक की तरह नहीं आए हैं। तो भी मतलब इतना खराब से व्यवहार किए। उसके बाद हम आके बैठ के अपना पूजा करने चले गए। मेरे सामने से मेरे पीए को घसीट के वहां से निकाला गया। उसके बाद वो छड़ी लेके खड़े थे और हमसे बहुत बदतमीजी से पेश आए, जो पूरा वीडियो आज पूरा झारखंड देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है, सदन की गरिमा को बचाने का मांग है अध्यक्ष महोदय। ये हर किसी का बेइज्जती है अध्यक्ष महोदय। आप अध्यक्ष से पहले एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, और मैं पहले एक महिला हूँ, और वहाँ पे महिलाओं से कैसे बात करते हैं वो महाप्रबंधक को अगर नहीं पता है, और वो आस्था का मंदिर है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे एक गरिमा मेंटेन करना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। आप एक जांच समिति बनाइए अध्यक्ष महोदय, जिसमें सर्वदलीय जांच समिति हो। माननीय सदस्य और कार्रवाई की माननीय सदस्य, आप सारी निष्कर्ष पर न जाएं, आप सारे प्रबंधक को अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर में है, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को उन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कह दिया है। अब उन पर आप आस्था रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का अगर कार्यकलाप से आप असंतुष्ट होंगे तो फिर आगे आपका जैसा ही होगा हम लोग करेंगे। बैठिए बिरिंची जी, चलिए हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ महोदय जो अब आप बैठिए, हो गया, ले लिए, बोल दिए, जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो करेंगे। चलिए बोल रहे हैं अंदर हम भी करा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुट किया हुआ था पहले उसका जवाब देना। परसों आपने पुट किया था महोदय, वो जिस दिन उस वर्ग आएगा ना, उस वर्ग का सवाल आएगा, उस दिन फुटबॉल आएगा। आज आपका यह है क्या बात सही है कि वर्तमान जिला परिषद भवन 5000 स्क्वायर फीट से अधिक है? तो वो जो पुट हुआ था महोदय, फिर उसका उस जिस वर्ग का सवाल था ना, उस वर्ग के दिन में वो आएगा। अच्छा ठीक, थैंक यू महोदय। मेरा सवाल बहुत ही सीधा और सरल है, और मैं समझता हूं कि राज्य भर में अगर सरकार मेरे आग्रह को स्वीकार करती है तो पूरे राज्य को लाभ होगा इससे, हर सदस्यों को इससे अपने अपने क्षेत्र में लाभ होगा महोदय। मेरा कहना है कि जिला परिषद को यह अधिकार है कि वो नक्शा 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पास करे। तो जब 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नक्शा जिला परिषद पास कर सकता है महोदय, तो वो 500 स्क्वायर फीट का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकता है? मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करता हूं सरकार से। देखिए, मैं उदाहरण के लिए बोकारो में जो जिला ग्रामीण क्षेत्र है वहां का नक्शा पास करता है 50 ब्लॉक के में माडा के अंतर्गत आता है, और उसका धनबाद में पास कराना पड़ता है। बाद बाकी जो प्रखंड है महोदय, ब्लॉक है, वहाँ कोई नक्शा पास नहीं हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। इससे सरकार के राजस्व की भी हानि हो रही है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। आपको सिर्फ एक लाइन का आदेश जारी करना है कि जिला परिषद सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर का नहीं, बल्कि नीचे का भी 500 स्क्वायर फीट का भी कोई गरीब अगर आवेदन देता है कि मैं वैध तरीके से अपना घर बनाना चाहता हूं, तो उसका भी नक्शा पास हो। यही मेरा आग्रह है महोदय। माननीय मंत्री जी, देखिए, 5000 के नीचे स्क्वायर फीट जो मकान होता है उसके लिए अभी तक जो है इसके नियमावली नहीं है, जो वो अपने स्वेच्छा से कर सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के ये सहूलियत दिया गया है कि अगर नक्शा छोटा छोटा घर जो बनाते हैं उसके लिए ब्लॉक ही घुमाएंगे कमजोर लोग, तो फिर कैसे करके ये हो सकता है। इसलिए 5000 वर्ग फीट का नीचे का जिसको भी घर बनाना है ग्रामीण क्षेत्र में वो खुद बना सकते हैं। इसमें तो पाबंदी है ही नहीं महोदय, पाबंदी तो है ही नहीं महोदय। और इसका सरकार ये घोषणा कर दे ग्रामीण लोगों को उसमें मकड़जाल में फंसाने के
आज सदन में घोषणा कर दे कि 5000 स्क्वायर फीट से नीचे का कोई भी घर बनाएगा उसको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप नियमावली देख लीजिए, नहीं है 5000 के नीचे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आवास बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कोई नक्शा पास करने की जरूरत नहीं, इसमें लिखा हुआ हो गया। नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी को थोड़ा मैं आपको समझा नहीं सकता, आप इतने सीनियर है महोदय, लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही आप समझिए महोदय, आज भी भैया नहीं, आज भी जो शहरी क्षेत्र से सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अपार्टमेंट बन रहे हैं महोदय। अब जब अपार्टमेंट बन रहे हैं बिना नक्शा का वो अपार्टमेंट बना नहीं सकता, वो कैसे बनाएगा सर बताइए। अब माडा वहां से दूर है, काफी दूर है माडा में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार अगर नियम बना दे, यदि हमको लगता है कि मैं राजस्व देने के लिए तैयार हूं सरकार को, तो सरकार को राजस्व लेने में परेशानी क्या है, यही तो मैं कह रहा हूं महोदय। इसमें अगर हम नियमावली बनाते हैं कि माडा और बोकारो के क्षेत्र की बात नहीं है, पूरी झारखंड की ये बात होती है जब 500 से नीचे जो भी मकान बनाएंगे, नहीं 5000 से नीचे 5000 का, तो उसके लिए अगर हम नियम बना देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का फिर नक्शा पास करने को नौबत आ जाएगा। और नियमावली में साफ स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र 5000 से नीचे वो घर बना सकते हैं। अब रही बात आपका जो प्रश्न है कि म्यूनिसिपलिटी इलाके क्षेत्र के बाजू में कोई गांव है, उस गांव में अवैध रूप से आपका जो है बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसको दिखाकर जो नियम अनुकूल होगा वही आपका। नियम अनुकूल तो अभी नहीं है महोदय, वही तो नियम बनाने कह रहा हूं मैं, अभी नियम है नहीं। इस नियम को बनाने में परेशानी क्या है सरकार को, इस सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। ये समीक्षा की बात है जी, एक समीक्षा कराकर जो उचित होगा झारखंड के लिए, ग्रामीण क्षेत्र का बेहतर होगा वही। तो ये समीक्षा कब तक हो जाएगी? हो गया जल्दी महोदय। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैंने माननीय मंत्री महोदय को पिछले सत्र में कहा कि एक समीक्षात्मक बैठक बुलाइए बोकारो एयरपोर्ट को शुरू कराने के लिए। 3 महीने हो गए महोदय, वो बैठक ही नहीं हुआ अभी तक। तो एक समय सीमा को आप दे दीजिए माननीय मंत्री जी कि 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में हम समीक्षा करा लेंगे। महोदय समीक्षा उपरांत 3 महीना के अंदर हो गया। 3 में धन्यवाद, थैंक यू। माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी। ये प्रश्न जो है मनरेगा से लेकर के है अध्यक्ष महोदय। सरकार क्लेम कर रही थी कि कोविड काल में जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको यहाँ लोकल में जो है रोजगार दिया गया था, लेकिन ये जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय ये बिल्कुल इसके विपरीत है। मैंने पूछा था कि क्या राज्य में डोभा निर्माण की स्थिति, मैंने तो 28% ही माना था, इन्होंने बताया कि 34% है पूरे राज्य में। हजारीबाग का हम लोग देखें तो 38% है और अगर साहेबगंज का देखें तो 23% है। इसके ऊपर से अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े अखबारों में छपा है कि मनरेगा घोटाला, एक तो इनकी उपलब्धि 34%, ऊपर से 52 करोड़ रुपए का मनरेगा में घोटाला है जिसमें कि 30 पदाधिकारियों पर FIR दर्ज किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या मनरेगा का 1% भी काम एक्चुअल में धरातल पर उतरा है क्या अध्यक्ष महोदय? अगर मेरी जानकारी सही है तो फर्जी एंट्री, मशीन से काम, अधूरा काम, ये सभी चीजें एकदम व्यापक तौर पे है। सरकार ने भी जांच कराया है, सरकार ने भी यही पाया है। और अभी अगर आप वर्तमान समय की स्थिति देखेंगे तो 3 महीने से मनरेगा के मजदूरों को जो है उनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया है अध्यक्ष महोदय। ऐसे परिस्थिति में क्या सरकार गंभीर है कि जो कोविड के समय में जो लोग आए थे, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग उनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन पलायन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मनरेगा का पूरा ही नहीं हो रहा। पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि क्या जमीन पर 1% काम भी सच्चाई से उतरा है कि नहीं उतरा है, और अगर उतरा है अध्यक्ष महोदय यह सरकार गंभीर है। देखिए ये रोजगार का भी मामला है, तो सुन लीजिए मान्य सदस्य भी संबंधित मामला है अध्यक्ष महोदय। उत्तर तो सुन लीजिए महोदय। माननीय सदस्य का जो सवाल है डोभा निर्माण लेकर, डोभा निर्माण में 2-4 दिक्कतें भी हैं। सरकारी और बेसरकारी जमीन पर डोभा बनाया जाता है। मैं अपना क्षेत्र का उदाहरण देना चाहते हैं तो वहाँ की किसान जो है 200 बाई 200 या 100 बाई 200
कि तालाब बनाने के लिए अपना जमीन तो देना ही नहीं चाहता। एक वो कारण है जिसमें उपलब्धि कम। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ हमने देखा है, जो भी हमारे पास जो भी शिकायत आया है कि मैनुअल नहीं होकर मशीनरी से द्वारा तालाब का या दूसरे का तरह का ही होता है, तो हमने उस पर संज्ञान लेकर एक नहीं अनेक एफआईआर किया, दंडित भी किया और रिकवरी करने के भी हम लोगों ने काम किया है। और मेरा है कि भारत सरकार का जो पेमेंट है व्यक्तियों तो हम लोग कराते हैं, लेकिन लगातार अगर देखा जाए उसको समीक्षा किया जाए तो निरंतर हमको मिलेगा। 4 महीना 5 महीना 3 महीना तक भारत सरकार से पैसा लेबर के खाता में नहीं घुसता है। ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपना स्टेट लेवल के पैसा को डाइवर्सन करके यहाँ की जो है मजदूर जो है उसको देने की हम लोग काम किए। समस्या अनेक है, फिर भी हम कहेंगे कि जो डोभा का जो कमी है इसके 2-4 कारण आपको हम पहले ही बताए कि पहला कारण है कि जमीन जो लोग हैं वो अपने खेत में अपना डोभा नहीं बनाना चाहता है। डोभा का डेप्थ पहले से ही निर्धारण रहता है कि इतना करना पड़ेगा और डोभा बनाकर पहले का फलाफल जो भी है, लेकिन अभी हम लोग का जो कोशिश रहेगी कि लोगों को किसी तरह कन्विंस करके इसका एवरेज बढ़ाए। माननीय मंत्री जी ने अपने यहाँ की बात कही, लेकिन मैं हजारीबाग के बारे में आपको कह सकता हूँ, छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, यहाँ गैर मजरूआ जमीन भूमि की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आराम से डोभा का निर्माण प्रत्येक गांव में हो सकता है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की आपको गैर मजरूआ जमीन नहीं है। और इन डोभाओं के निर्माण से अध्यक्ष महोदय कृषकों को भी बहुत लाभ होता है। उनके जो अभी का जो रबी का फसल है उसमें उनको अत्यधिक लाभ भी होता है। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो अध्यक्ष महोदय तो इन सब चीजों को किया जा सकता है। मेरा केवल इतना ही मानना है कि इससे आपके कृषक लाभित होते हैं, इससे आपके मजदूर जो है वो लाभित होते हैं, तो सरकार का फोकस इस ओर क्यों नहीं है। और माननीय मंत्री जी का एरिया पूरा झारखंड अध्यक्ष महोदय, उदाहरण देना ही था तो किसी ऐसे एरिया का देते जहाँ की जमीन की कोई कमी नहीं है। मैं हजारीबाग में जितना जमीन चाहिए उनको गैर मजरूआ मिलेगा अध्यक्ष महोदय, कोई कमी नहीं है। मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चूंकि रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें त्वरित सरकार को कार्रवाई करते हुए अगर मान लीजिए पाकुड़ में नहीं बन सकता है तो अन्यत्र जहां बन सकता है उनका कोटा वहां शिफ्ट करके बनाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और पूरे राज्य में अगर इनकी उपलब्धि 34% है, उस पर भी अगर घोटाला ही घोटाला है तो क्यों नहीं मैं इस उपलब्धि को 0% मान लूं अध्यक्ष महोदय, ये मेरा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण हमने दिया, पूरे झारखंड के बारे में हम बता रहे हैं। बहुत इजी वे से कहते हैं कि उपलब्धि कम है, इसका 2-4 कारण भी है। पहले मैंने कहा कि झारखंड में जिसका भी जमीन है वो जमीन पहले नहीं देना चाहता है। दूसरी बात है कि समय भुगतान भारत सरकार से नहीं होने के कारण उसमें काम नहीं है। और आज के दिन में मनरेगा मजदूरी जो करते हैं उसका रुचि नहीं है कि 225 रुपया में जो रोजगार बने रोजाना बैंडेड जो होता है, ये उस पर रुचि नहीं है, ये भी एक कारण है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि काम हुई है और इसको हम गति बढ़ाने की काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कराऊं कि माननीय मंत्री जी जिस दल से आते हैं उस दल का ये फ्लैगशिप योजना है मनरेगा अध्यक्ष महोदय। आपने ध्यान दिया होगा कि पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था कि मनरेगा बैड गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण मनरेगा है, लेकिन उसको हम लोग इसलिए चलाएंगे कि लोगों को मालूम होते रहना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासन में क्या किया अध्यक्ष महोदय और 50 सालों में क्या किया अध्यक्ष महोदय। अगर इनको लगता है कि ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, कठिनाइयां हैं, तो इनको बंद कर देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इनको मनरेगा जैसी योजना यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मेरा मंत्री जी से इतना ही आग्रह है, मेरा मंत्री जी से केवल इतना ही आग्रह है अध्यक्ष महोदय, हो गया, संतुष्ट हो गया है, ये संतुष्ट हो गया है। अरे आप पूरा पूछिए, भाषण तो हम दे देंगे, पूरा पूछिए। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, भाषण देना हम भी करते हैं। अपना सवाल पूछिए प्रदीप यादव, चलिए। अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न लाया है नगर विकास विभाग के मातहत, जिसमें कि रांची नगर निकाय ने लगभग 2200 मकान मालिकों को नोटिस भेजा है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। मुझे पता है
झारखंड बिल्डिंग बायलॉज की आवश्यकता है 2016 में पिछली सरकार ने बनाई, लेकिन जो उस समय एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसके बारे में ध्यान में नहीं रखा गया कि भाई उसका क्या होगा, क्योंकि जो बायलॉज के पहले बिल्डिंग बने थे उन मालिकों का ख्याल नहीं किया गया, जिस कारण ये परेशानियां अभी नहीं है। 2019 में एक मौका दिया, उस समय चुनाव था तो लगा कि भाई वोटर मेरे हैं, लोग गुस्से में हो जाएंगे, छोटा सा मौका दे दिया, उससे नियमितीकरण नहीं हो पाया अध्यक्ष। इसलिए इस प्रश्न को हमने सरकार के सामने लाया कि यह सरकार विचार करे इस पर कि भाई कैसे उसका नियमितीकरण होगा। जैसा आप भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से लोग एक मकान को बना पाता है, पूरे जीवन के खर्चे को उसमें झोंक करके अध्यक्ष महोदय, और वह मकान यदि टूट जाए, मैं वैध मकानों की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अवैध मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो कब्जे कर कोई सरकारी जमीन पर बना लिया, जो वैध मकान यानी नक्शे में जिनका केवल विचलन है, मैं उन मकानों की बात कर रहा हूँ कि 2016 के यह जो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के पहले जो मकान बने, भाई उन मकानों को नियमितीकरण के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है। और आपने अगर उत्तर पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ उत्तर मांगूंगा कि अंतिम उत्तर को पढ़ें तो सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर क्या लिखे हैं कि भाई यह वर्तमान अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों एवं दुकानों का नियमितीकरण हेतु नई योजना का प्रस्ताव संप्रति उच्च स्तर पर विचाराधीन है। उच्च स्तर कौन सा हुआ? सरकार से भी कोई ऊंचा स्तर हो तो हमें बताए। भाई उच्च स्तर तो सरकार ही सबसे ऊंचा स्तर है, इससे ऊपर तो कोई स्तर हो नहीं सकता। तो ये कहते कि भाई सरकार के स्तर विचाराधीन है, हम इतने दिनों में विचार करेंगे, और इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ सरकार बताए कि इसके बारे में क्या सोच रही है, तब मैं पूरा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस के उपरांत प्रकृति नक्शा नहीं पाया जाने वाले मामले पर नगर आयुक्त के न्यायालय में उसी अवैध निर्माण वाद में न्यायालय निर्माण के अनुसार अग्रसर की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सबको नोटिस किया गया है, नोटिस आयुक्त के न्यायालय में, उसके बाद जो निर्णय आकर जाए महोदय के बाद फिर आगे कार्रवाई की। माननीय मंत्री जी, दोनों बातें। एक मिनट माननीय मंत्री जी, उनका जो सवाल है उसको समझ लीजिए, उसमें सवाल में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है जो आपको उत्तर देने में कठिनाई होगा। अब बता दीजिए और बार फिर से। उसकी नियमितीकरण की हम बात कर रहे हैं और आप उसको नोटिस करके अपने दोहन के लिए अपने कोर्ट में बुला रहे हैं। अगर सरकार के अधीन ये विचाराधीन है तो सरकार कहे कि जब तक इस नियमितीकरण के जो उच्च स्तरीय विचाराधीन है उसका जब तक फैसला नहीं होगा, कोर्ट के जितने उनके नगर निकाय के कोर्ट में जितने मामले उसको वापस लीजिए और इस पर विचार करके कोई निर्णय दीजिए। मेरा तो इतना ही आग्रह है। मेरा तो आप भी कुछ पूछिएगा, पूछना दीजिए, के साथ जवाब दीजिएगा। रांची नगर निगम का बहुत ही गंभीर समस्या को माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी ने रखा। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से ये इच्छा है जानने की कि रांची में आरएमसी रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई और जब नगर निगम कब बना, और उसके पहले जो मकान जो इन्होंने बात 2000 मकानों का कहा, 2200 मकानों का अरगोड़ा क्षेत्र में एयरपोर्ट के पीछे में जो विस्थापित हुए, उनका जो छप्पर का मकान है अध्यक्ष महोदय, खपड़ैल मकान है, और उनको भी नोटिस दिया गया। मतलब कि 70-80 साल पहले से जो घर बना के है, ये सिर्फ और सिर्फ रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अचानक से 300-400 लोग को, केवल जिनका वहां पर रजिस्ट्रेशन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उनको नोटिस देके एक दोहन करने की साजिश रची गई। जो प्रदीप भैया ने कहा है कि क्या सरकार जब तक ऊपर में सरकार के स्तर में विचाराधीन है तब तक रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरह का नोटिस देने से, या जो सरकार में जो कोर्ट में यूजी केस हुआ है उस पर स्थगित रखने का विचार रखती है कि नहीं रखती है, कि आम लोगों को पूरा घर में बुलडोजर चलाने का प्लानिंग कर ली है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी का टू दी पॉइंट अच्छा सवाल है अध्यक्ष महोदय। और 2000 मकान इससे प्रभावित हो रहा है अध्यक्ष महोदय।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करके अध्यक्ष महोदय से को रास्ता निकालने की का उत्तर है। आप जब जान रहे कि मुख्यमंत्री जी का यह विभाग है, माननीय मंत्री जी आपको प्रभार मिला है, आप इतने दिनों से मंत्री हैं, हमें लगता है कि तीसरा टर्म है आपके मंत्री का, जो हमें ख्याल है आपको मुख्यमंत्री जी से पहले बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये, और यह उत्तर हमें नहीं लगता कि संतोषजनक है सदन के लिए। अगर यह उत्तर संतोषजनक है तो खुद बताएं अध्यक्ष महोदय, आप बताएं। हमें लगता है कि आप इस प्रश्न को अपने पास रखें और अपने आवाज अपने कार्यालय में बुलाएं और इसका समाधान कराएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपके प्रति विचाराधीन है, हम तो इतनी छोटी सी मांग कर रहे हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस किए हैं उस नोटिस को तत्काल स्थगित करे जब तक सरकार इस पर विचार नहीं कर। हम तो कोई आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन अवैध है कौन वैध है, मैं इसकी परिभाषा भी नहीं देना चाहता। माननीय मंत्री जी, इस पर थोड़ा सा गहन चर्चा अगर आप कर ले तो बेहतर होगा। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय प्रदीप यादव जी को और विभागीय सचिव बुला करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप भी कुछ बोल रहे थे, अब छोड़ दीजिए, हो गया। बंधु जी अब हो गया। विभागीय सचिव और माननीय प्रश्नकर्ता और अगर किन्हीं को आवश्यकता महसूस करे माननीय मंत्री जी, इसकी उनको लेके एक बैठक कर लेंगे। मेरा उसमें समीशन इतना ही है कि इसकी अध्यक्षता स्वयं आप करें, हम सब उसमें उपस्थित हों, बस मेरा इतना समीशन है। अच्छा, अगर विभागीय सचिव को बुला कर माननीय मंत्री जी अपने कक्ष में करते हैं तो दिक्कत क्या है? आप लोग तो रहेंगे। यह प्रश्न विधानसभा के पटल का अध्यक्ष महोदय, मैं विभागीय सचिव के पास जा सकता हूँ, ये विभागीय मंत्री है नहीं, फिर तो विभाग के पास जाएगा। आप करें तो इस प्रश्न के समाधान के रास्ते निकलेंगे। मेरा इतना समीशन, आपको एतराज क्या है? ये सदन का प्रॉपर्टी है, मैं आपके जिम्मे। चलिए बंधु जी क्या बोलना चाहता है? एक मिनट बंधु जी का सुन लीजिए उसी में। महोदय, कराची का मामला है और सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है, इसलिए CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ अध्यक्ष महोदय। CNT एक्ट का उल्लंघन, जांच होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये ठीक कर रही है सरकार, इसे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। CNT एक्ट जो उल्लंघन हुआ उसमें उस पर नहीं जा रहे। ठीक है मान्य सदस्य वापस में न उलझे। अच्छा, इसका बैठक अच्छा ठीक है, इस पर निर्णय हो जाएगा। जो नक्शा विचलन की बात है हम उतरे करावे, निर्माण की बातों पर हम सब नहीं जा रहे हैं। ठीक, जो बात बंधु जी बता रहे वो बैठ करके हम लोग उसका निर्णय ले लेंगे। बिल्कुल, हम लोग किसी बात में घोषणा कर देंगे। नहीं, नवीन बाबू आप समझिए, एक सुने, आप जहाँ आदिवासी का इलाका में कैसे बिजली दिलवा दिए, वहाँ पर कैसे करवा दिए, गलत मत करवाइए। सब लतर पटर को फंसवा देते हैं, बात करते हैं। बंधु जी, बिहारी लोगों को फंसवा। बंधु जी आसन की ओर मुखातिब होइए। आसन की ओर ये पूर्ण प्रश्न है मान्य सदस्य भानु प्रताप शाही जी। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी, बच एक मिनट आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा आसन को आगे बढ़ने दीजिए। एक चीज को लेकर के मत, अनेकों समस्या है, तो आगे बढ़। भानु प्रताप शाही जी, माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। सर, उस पर होगा ना? आप कोई सूचना देना चाहते हैं? सर हम नाम पुकार दिया है, बाद में आपका सूचना ले लेंगे। बाद आप गुस्सा जाते हैं माननीय सदस्य, आप गुस्सा जाते हैं। एक मिनट उनका सूचना ले लीजिए। बोलिए क्या सूचना है, बोलिए। आपका गुस्सा से हमको डर है। चलिए। पिछला 19 तारीख को हमारे क्षेत्र तिलैया डैम जो है जामू खाड़ी में जो अकेले जी का क्षेत्र पड़ता है, और उसमें एक टाटी झरिया प्रखंड का बच्चा नानी घर गया था शादी में, और उसमें डैम में डूबने से उसका मृत्यु हो गया। 5 दिन के बाद रांची से और पटना से जब गोता खा रहा है तो उसका बॉडी निकाला गया। 14 साल का मात्र वो बच्चा था अध्यक्ष महोदय। अब विषय वहाँ पे गंभीरता इस विषय का आता है कि झारखंड में डोभा में मरने वाले लोग को मुआवजा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन तिलैया डैम में वो डूब के मर गया तो उसके लिए मुआवजा नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, चूंकि वो अनुसूचित जाति का बच्चा था, मात्र 3 भाई बहन में एकमात्र बच्चा था, लड़का था,
आज 14 साल का उम्र का बच्चा था अध्यक्ष महोदय, विशाल कुमार उसका नाम था। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि उस पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से सरकारी मुआवजा मिले जो आपदा में आता है, तोहफा में मरने से। ठीक है, आपका सूचना आ गया, आपका सूचना सरकार से संज्ञान इसको लिया जाता है। ठीक ठीक। इरफान साहब, थोड़ा इरफान साहब को पूछने दीजिए, उसके बाद फिर लेंगे, अभी लंबा समय चलेगा ना। सर 2 मिनट का समय दीजिएगा सर। जैसा कि मालूम है, कल सर बाबा नगरी देवघर में जो घटना घटी, आप अपना सवाल पर आइए। आ रहे हैं सर। अपना सवाल का पूरा प्रश्न पूछिए। बाबा नगरी हम लोग की शान है और बाबा पे आस्था है अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुन लिया जाए महोदय। वहाँ की जो व्यवस्था है, किस व्यवस्था के तहत सुनेंगे मान्य सदस्य? आप अपने सवाल पर बात करिए, उसके बाद सूचना में सुन ले। व्यवस्था है सर, वहाँ बाबा नगरी की छवि को खराब किया गया महोदय। सब चीज में साथ मत दीजिए, सब चीज में साथ मत दीजिए। इरफान साहब, आप अपने सवाल का उत्तर पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आप आइएगा इस पर। मैं सवाल वहाँ सर, ये तो सर आपके सर आपको सूचना आप दे रहे हैं सर। एक मिनट रुके ना सर, जानते हैं सर, ये तो विधायक कल विधायिका, हमारी विधायिका वहाँ कल गई महोदय, तो वहाँ जो जिस तरह की घटनाएं घटती है वो सामने आया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कीजिए कि क्या हाल होता होगा वहाँ। हमारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं, रुकिए भाई, हमारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं, दूर दराज से आते हैं, लाखों लाख लोग वहाँ आते हैं, और ये व्यवस्था वहाँ है महोदय। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बाबा नहर के जो सिस्टम है वहाँ ठीक ठाक किया जाए महोदय, ताकि सरकार। मान्य सदस्य जो पीड़िता है, महिला है, विधायक है विधानसभा के, उनके साथ जो घटना घटा है, ये दृष्टांत के लिए काफी है। इसलिए इसको आप शाब्दिक रूप से और भाषाई रूप से जितना ही कहे वो अलग है, लेकिन उनका विषय ही आखिर है, और सरकार संज्ञान में ले लिए, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आप लोगों को बता दिए। इसलिए अनावश्यक रूप से सदन का समय इस पर मत जाया करिए। बोलिए, पूछिए आप अपना सवाल। सर मेरा केवल सर पूरक है सर। बैठिए, हम जानते हैं आप लोगों का मधुर संबंध है, हम जानते हैं। बैठिए इरफान साहब, पूछिए। सर इनका डीएनए जांच कराया जाए सर, ये किधर से आए हैं, इनका डीएनए जांच कराइए सर। चलिए, रणधीर जी का डीएनए जांच करवाइए, तब पता चलेगा। आप अपना सवाल का उत्तर पूछिए। मेरा पूरक यह है सर कि मधुपुर नगर पालिका के द्वारा कुछ दुकान वहां बनाया महोदय, और दुकान का जो आवंटन हुआ है उस पर गड़बड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसको दिखवा लीजिए, और जो दुकान का आवंटन हुआ सब बाहरी लोग हैं महोदय, कोई हमारी झारखंडी नहीं है। हम चाहेंगे कि वहाँ आदिवासी और अल्पसंख्यक और दलित को वहाँ दुकान। माननीय मंत्री जी, उसके बाद आपका सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। एक मिनट मंत्री जी, बोलिए क्या व्यवस्था आपका, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे, 4था नंबर का मेरा सवाल था, और ये लगातार सदन में देखते हैं और बाकी जो नए विधायक आए हैं वो महसूस करते हैं कि कुछ लोग जो ये सदन में भाषण देने का काम करके हम लोग का समय बर्बाद करते हैं। अगर हम लोगों की बात या सवाल पटल पे नहीं आना है तो हम लोग हाउस के बाहर जाएं। 4था नंबर का सवाल भी अध्यक्ष महोदय, इस शांति के बाद नए विधायकों का नहीं आएगा तो हम लोग किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको प्रायोरिटी के आधार पर, देखिए ये विधानसभा का नियम नहीं है। देखिए, सदन का समय आप ही लोग गंवा रहे हैं, सदन का समय आप ही लोग गंवा रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर को लंबा खींचने का कला आप ही लोगों में विद्यमान है, और फिर आप लोग आसन के प्रति सवाल भी खड़ा करते हैं। आप बताइए, एक सवाल को पूरा पूछिए और समाप्त करें, ऐसा तो नहीं सभी माननीय विधायक उसमें। हम बता रहे क्यों नहीं हो रहा है संसदीय कार्य मंत्री बोल। महोदय, कुछ नई परिपाटी दिखाई देता। आज भी अभी हमारे सदस्य जो है दिव्या पांडे जी अपना बात कर रहे थे, 4 नंबर में मेरा प्रश्न नहीं आया, लेकिन हाउस को भी आग्रह भी करना चाहते हैं हमारे सदस्य को कि प्रश्न जो है पूरा ही पूछा जाए, लेकिन प्रश्न तो पूरा पूछा ही नहीं जाता है, उस पर भाषण होता है, जिसके चलते माननीय दयनीय जो सदस्य आए हैं उसका भी प्रश्न नहीं उठ पाता है। टाइमिंग तो यहाँ पर बना हुआ है, 30 मिनट में आपका लेना है,
30 मिनट तारांकित लेना है। एक ही प्रश्न में अगर 3 पूरक पूछा जाता है, 4 पूछ ले, लेकिन भाषण अगर कम दिया जाए तो निश्चित तौर पर सभी को इसमें लाभ मिलेगा। इसलिए हम चाहेंगे अनलिमिटेड शब्दों का रचना हो जा रहा है, वो सिर्फ पूरक ही पूछे। अच्छा, आपका हम पुट कर दिया, आपका हम पुट कर दिया, आपका पुट कर दिया। चलिए इरफान साहब, माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। हो गया बस। अध्यक्ष महोदय, रचना लिखने के लिए भी 100 वर्ड होता है, 50 वर्ड होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो जाता है अनलिमिटेड वर्ड का रचना हो जाता है। तो हम क्या करें? आसन क्या कर सकता है? आसन तो आप ही के संरक्षण से चलता है। पूछिए, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। हो गया, बैठिए। चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर साहब का जो प्रश्न है, लाभुकों के बीच दुकान का जो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया है, वीडियोग्राफी के द्वारा किया गया है अध्यक्ष महोदय, जो सक्षम पदाधिकारी है उनके द्वारा आवंटन किया गया है, और दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल करके निविदा की गई है अध्यक्ष महोदय। कुछ पूछना है आपको पूरा? सर, मेरा जो क्वेश्चन है सर, मंत्री जी जो बताया आंसर दिए हैं वो सही है, निकाला गया है, आवंटन हुआ है, लॉटरी हुआ है। मैं उसमें मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष महोदय, जो दुकानों का जिनका आवंटन हुआ उनमें किन किन लोगों का हुआ है? और दूसरी बात महोदय मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड तो आदिवासियों के लिए है महोदय, CNTS प्रति का अभी उल्लंघन की बात हो रहा था, सही में वहाँ पे उल्लंघन हुआ है। मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे दुकान आवंटन हुआ है वो सही नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। एक भी स्थानीय लोगों को दुकान आवंटन नहीं हुआ महोदय। जो लोग जमीनदाता है वहाँ, वो लोग क्या खाएंगे पिएंगे महोदय? जो जमीन दिया आदिवासी दिया है, जमीन दिया अल्पसंख्यक वहाँ जमीन दिया है, और उन लोग कोई भागीदारी वहाँ नहीं है। तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि कम से कम राज्य आदिवासियों का है, मूलवासियों का, उसके साथ भेदभाव ना हो, और सारे लोग बाहरी लोगों को दुकान का आवंटन कर दिया गया है महोदय। तो हम चाहेंगे कि एक बार मंत्री जी उस पर क्या कर सकते हैं, या तो एक फिर से दोबारा लॉटरी करा दीजिए, या फिर अपने स्तर से जो आवंटन। जवाब सुन लीजिए, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें किनको दिया गया, SC ST तो वो प्रश्न में नहीं है अध्यक्ष महोदय, कितना लोगों को मिला नहीं मिला, उनका जो प्रश्न है कि अनियमितता बरती गई है कार्यपालक अभियंता द्वारा, जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, ये सब तो प्रश्न का उत्तर मध्य प्रदेश में दिए हुए। अब वीडियोग्राफी अध्यक्ष महोदय कहीं को अनियमितता नहीं। माननीय मंत्री जी, जांच तो करा ही सकते हैं। अगर एक्जीक्यूटिव के द्वारा अगर हो भी गया है तो उनका विज्ञापन निकालना, विज्ञापन निकालने का तरीका, वो पैसे अखबार में विज्ञापन देना, जिसका जो ज्यादा नहीं बिक्री होता है, जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच करा लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय। सिंह जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा यह कहना है मान्यवर कि ये हम लोग जो बैक बेंचर्स हैं, इस सदन में पहली बार जीत कर आए हैं, अगर हमारे सवालों का आसन संरक्षण नहीं देगा तो मान्यवर हम कहां जाएंगे? नहीं। आप अल्पसूचित प्रश्न में मान्यवर अल्पसूचित प्रश्न के लिए समयावधि 3 मिनट की नियत करें। 14 प्रश्न लिए जाते हैं, 30 मिनट का समय है। अगर 3 मिनट की भी समयावधि नियत करेंगे मान्यवर तो 10 प्रश्नों को लिया जाएगा। लेकिन अगर ये पूरक पर पूरक की प्रक्रिया चलती रहेगी मान्यवर, तो मेरा एक दिन आप सवाल ला दीजिए, मैं 30 मिनट पूरक में पार कर देता हूं। क्या ये सदन के बाकी सदस्यों के साथ न्याय होगा मान्यवर? देखिए मान्य सदस्य, ये आचरण आसन को नहीं अपनाना है। ये आचरण अगर अपनाना है तो तमाम माननीय सदस्यों को अपनाना है। आप अगर अपने मन में समझ रहे कि इसमें पूरक क्या बनाना है, आप पूरक बना के पूछिए, माननीय मंत्री जी आपको खड़े खड़े जवाब देंगे, समय का बचत होगा, दूसरा प्रश्न हम लोग ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज देख रहे हैं, सारे माननीय सदस्य हैं और अनुभवी है, हमको कुछ उनको कहने में भी थोड़ा सा आसन को दिक्कत भी होता है, लेकिन आपका जो राय है हम समझते हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग अगर उस तरह का आचरण अपनाएंगे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मंत्री जी, सर अब आप मत डिस्टर्ब कर, चलिए बढ़िए, ऐसा नहीं, हर प्रश्न में मत खड़ा होइए, बढ़िए चलिए। सर मेरा जवाब आने दिए सर। अब हर बात आसन में सुनने के लिए तैयार नहीं है मंत्री। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।